हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और यूनिट नंबर 10 चल रही है नेटवर्क थ्योरम्स, और उसमें हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम को डील कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में न्यूमेरिकल भी देखे और किस तरीके से सुपर पोजिशन का अहम रोल हो जाता है जब मल्टीपल सोर्सेस हो जाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के थोड़ा सा टेस्ट या फिर बोले कि वेरिएशन थोड़ा सा चेंज करते हैं और थोड़े से अलग तरीके क्वेश्चन जो सुपर पोजिशन थ्योरम बेस्ड होते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 256, फाइंड मिसिंग वोल्टेजेस। मिसिंग वोल्टेजेस मतलब कि आपको ये टेबल दे रखी है, वीएस और वी नॉट मतलब इनपुट और आउटपुट वोल्टेज गिवन है। यहां पर कुछ वोल्टेजेस लिखे हैं और ये आपको यहाँ पे फिल करना है ना। जैसे तंबोला, कई सारे अब पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं तंबोला को क्या बोलते हैं, और एक और नाम अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। एक स्लिप होती है जिसमें अलग अलग पर्चियां भरते हैं ना, इस तरह से रैंडमली नंबर निकालते हैं और इनाम मिलता है। तो ये कई सारी जगह पे खेला जाता है, जिसको हमारे इलाके में तो तंबोला बोलते हैं, आपके इलाके में पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उस तरीके का ही है कि जो भी मिसिंग टर्म है उनको आपको फिल करना है। कैसे? बाय दैट लॉजिक, जो भी अवेलेबल है उस लॉजिक से। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम में भी मिलेंगे, बट वहां पे थोड़ा सा लेवल अलग रहेगा, तो वो वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं, ये लीनियर सर्क्यूट है। लीनियर सर्क्यूट का मतलब ये है कि जो भी चेंजेस इधर होगा सेम अमाउंट ऑफ चेंजेस इधर भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर कि आपको दे रखा है नंबर 1 पे Vs 12 वोल्ट। अगर मैं मान लेता हूं Vs 12 वोल्ट है और V नॉट उस टाइम पे कितना है? 4 वोल्ट है। 4 वोल्ट गिवन है, V नॉट आपको 4 वोल्ट गिवन है। अब देखो यहां पर V नॉट है 16 वोल्ट, 4 से कितना बन जाता है? 16 बन जाता है। मतलब मैं बात करूं, अगर ये 4 से 16 बनता है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 हुआ होगा तभी तो 16 हुआ होगा, है ना। आउटपुट वोल्टेज अगर 4 वोल्ट से 16 वोल्ट बन रहा है, इसका मतलब है कि 4 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी हुआ होगा। तो जब 4 का मल्टीप्लाई इधर हुआ है तो 4 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, तो 12 चौक 48। तो इसका मतलब है कि Vs उस टाइम पे क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा, है ना। सिंपल। चलो सेकंड केस देखें। अगर सेकंड केस देखते हैं वापस से, इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे, या एक काम करते हैं, रफ नहीं करते, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर दूसरा ले लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। अब इस बार देखो थर्ड नंबर की रो देखो, थर्ड नंबर देखो 1 वोल्ट गिवन है, कितना आपका Vs कितना है? 1 वोल्ट गिवन है। और उस टाइम पे एक काम, उस टाइम पे आपको पूछा है कि V नॉट कितना होगा। तो अब आप ये देखिए कि काम करते हैं, इनको थोड़ा सा मैं अगर रफ कर दूं, क्योंकि एक स्टेप हो गया हमारा काम, तो इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए। आपको अवेलेबल है 12 और 4, पहले पॉइंट से हम लोगों ने ये अवेलेबल थे, है ना। यहां पे थर्ड में बोला है कि अगर ये 1 वोल्ट बन जाए, मतलब ये Vs 12 से कितना बन जाए? 1 वोल्ट बन जाए। मतलब 1 वोल्ट अगर इसको बनाना है तो मुझे मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा? 1/12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। तो हमें पता है होमोजेनिटी के हिसाब से, स्केलिंग के हिसाब से 1/12 का मल्टीप्लाई इधर हुआ है, तो इधर भी 1/12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4/12, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि यहां पर कितना हो जाएगा? 1/3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट वापस से इसको रफ कर देता हूं मैं, इसको मैं रफ कर देता हूं इसको। ठीक है, इसको मैंने रफ कर दिया। चलो अब वापस से चलते हैं। अब क्या दे रखा है? आपको आउटपुट में -2 दे रखा है। इसका मतलब है अगर देखो कि इस 2 से -2 वोल्ट बनाना है, तो मैं मल्टीप्लाई किसका कर दूं? 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं, और साथ में माइनस साइन के साथ -1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना हो जाएगा? 4 × -1/2, तो ये कितना हो गया? -2 हो गया। देखो -2 होगा, तो इस 4 को -2 बनाने के लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -1/2 का। तो जो -1/2 का मल्टीप्लाई उधर हुआ, तो लीनियरिटी के नाते इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 12/2 मतलब कि -6। तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट, जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था हमने, उसका यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू कितना ब्यूटीफुल तरीके से अरेंज किया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में? चलो एक क्वेश्चन और करते इस तरीके का, फाइंड I। इस बार आपको V1, V2
और करंट I गिवन है और सर्क्यूट क्या बोला है, लीनियर नेचर है। ठीक है, और यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इस टेबल के हिसाब से आप टेबल के हिसाब से देखोगे तो V1 V2 और करंट की वैल्यू गिवन है। तो पहला पॉइंट रीड करते हैं, V1 जब अगर 2 वोल्ट है, जब V2 को क्या रखा है 0, उस टाइम पे करंट कितना है 0.5। सेकेंड में देखें कि V2 5 है और V1 कितना है 0 है, उस टाइम पे I करंट कितना है -1 है। जब आपका V1 10 है और V2 -5 है तो बताओ ये करंट कितना होगा। तो देखो बड़ी चालाकी से सुपरपोजिशन थ्योरम यूज हुआ है यहाँ पे। कैसे कि जब आपका V1 एक्टिव है उस टाइम पे रिस्पॉन्स अलग है, जब V2 है उस टाइम पे रिस्पॉन्स है, जब V1 अप्लीकेबल है तब V2 डिसेबल है, जब V2 है तब V1 डिसेबल है। इन दोनों कंडीशन से आपको सुपरपोजिशन का थोड़ा सा सेंस आ रहा है कि एक सोर्स एक्टिव है तो दूसरा इनएक्टिव है, उस टाइम पे रिस्पॉन्स दे दिया। बट हमें पता है सुपरपोजिशन थ्योरम तो लीनियरिटी पे वर्क करती है, तो हमें पता है कि अगर यहाँ के रिलेशंस अगर हम देखें तो इनको मैं 1 by 1 इसके लिए भी यूज कर सकता हूं। कैसे, देखो V1 अगर 2 वोल्ट पे इतना दे रहा है तो V1 जब 10 होगा तब कितना देगा, तो इस पे इंडिविजुअली 10 पे निकाल लो। सिमिलरली V2 5 पे इतना है तो -5 पे कितना देगा, इंडिविजुअली यहां से निकाल लो। तो इंडिविजुअल निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देना, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे देखते हैं 1 by 1। तो V1 लेते हैं सबसे शुरू में। V1 कितना है 2 वोल्ट V1 है, तब ये तो आपका 0 वोल्टेज 0 का मतलब है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चलो तो 2 वोल्ट है और करंट कितना है उस टाइम पे, करंट है 0.5। तो हम पहला लेते हैं, पहला कौन सा सोर्स लेते हैं हम लोग, 10 वोल्ट है ना, पहले लेते हैं हम लोग 10 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि इसको अगर मुझे 10 वोल्ट बनाना है ना, इसको मुझे 10 वोल्ट बनाना है तो मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिमिलर 5 का मल्टीप्लाई कहां पे होगा, 5 का मल्टीप्लाई यहां पे होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 I1। इसको मैं क्या बोलूंगा, I1 बोलूंगा, क्योंकि इसकी वजह से I1 करंट आया, इसकी वजह से I1 करंट कितना आया है, ये आया है आपका 2.5 एम्पीयर। ठीक है, चलो अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में आप देखो कि V2 आपको गिवन है, कितना है V2 आपको गिवन है, V2 गिवन है कितना 5, V2 गिवन 5 है, तब आपका करंट कितना आ रहा है, तब आपका करंट जो है वो I2 आ रहा है 0.5, नो 0.5 नहीं, ये आ रहा है -1 है ना। 5 वोल्ट V2 है तब कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब V2 -5 हो जाएगा तब कितना करंट आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे -5 हो जाए मतलब आपका -5 होने के लिए -1 का मल्टीप्लीकेशन, तो -1 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर भी, तो कितना हो जाएगा I2 1 एम्पेयर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस -5 की वजह से जो I2 आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 एम्पेयर आ रहा है। अब ये दोनों की वजह से अगर देखें तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या है, करंट को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हमारा जो नेट रिजल्ट है करंट नेट वो आ जाएगा 2.5 + 1 दैट इज 3.5 एम्पेयर। ठीक है, तो ये जो मिसिंग टर्म की जगह आंसर क्या आ जाएगा आपका 3.5 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी के ऊपर कि इस पे इतना है, इस पे इतना है, तो बताओ ये इतना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी बनते जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के टाइम पे हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही। जब मैं वहां पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम के टाइम पे इस तरह के क्वेश्चंस को डील कराऊंगा तो वहां पे थेवेनिन्स थ्योरम को भी मिक्स करूंगा, अलग अलग थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को भी मिक्स करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये था एट दिस नोट हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और वेराइटी चेंज करते हैं। गेट 2015 का क्वेश्चन है, जो 2023, 2024, 2025 गेट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो 23 वाला पेपर है वो IIT कानपुर सेट कर रहा है, जिसने 2015 में 2007 में डिजाइन किया था क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए थे। देखिए क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। The circuit shown in the figure has two sources connected in series, दो sources connected है। The instantaneous voltage of the AC source is given by V of t, मतलब instantaneous voltage आपको कितना given है, देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू गिवन है कितनी, 12 sin t। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, इफ द सर्क्यूट इज इन स्टडी स्टेट
देन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। स्टडी स्टेट पे आरएमएस करंट कितना फ्लो हो रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए सर्किट बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो सुपरपोजिशन थ्योरम से ही आप सॉल्व कर सकते हो। जब भी कभी आपको नेटवर्क में एक डीसी सोर्स और एक एसी सोर्स गिवन हो जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, एक डीसी सोर्स और एक एसी सोर्स, और असल में देखा जाए तो ये दोनों सोर्सेज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के। डीसी में अगर देखूं तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है डीसी में 0, और एसी की फ्रीक्वेंसी दे रखी ओमेगा कितना है 1 साइन ओमेगा टी, मतलब ओमेगा 1। इसका मतलब है कि दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के अगर सोर्स लग जाए, अगर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सोर्स लग जाए, अगर है ना अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सोर्सेस लग जाए, या यूं कहें एक डीसी लग जाए एसी लग जाए, तो उस टाइम पे सर्किट को आप सिर्फ और सिर्फ सुपरपोजिशन थ्योरम से ही सॉल्व कर सकते हैं और कोई अदर मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो समझ में आया है कि जब भी आपको सोर्सेस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के या एक एसी या फिर डीसी मिल जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस को सुपरपोजिशन थ्योरम से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए वन बाय वन सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहां पे देखें सबसे पहले है ना आरएमएस निकालना है, आरएमएस करंट निकालना है, तो दोनों सोर्सेस की वजह से पहले करंट देख लेते हैं। तो यहां पर अगर देखें 8 वोल्ट की वजह से अगर देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट की वजह से देखो वोल्टेज सोर्स है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 8 वोल्ट लगा हुआ है। और स्टडी स्टेट पे डीसी पे क्या होता है, इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है, याद है ना, इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है डीसी पे स्टडी स्टेट पे, क्योंकि आपको स्टडी स्टेट करंट ही पूछा है। तो ये है आपका, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, I1 करंट हो जाएगा आपका, I1 करंट दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 8 एम्पेयर। तो ये हो गया आपका 8 वोल्ट डीसी की वजह से करंट। अब किसको देखें, अब एसी को देख लेते हैं फटाफट हम लोग। तो यहाँ पे एसी को देखेंगे अगर, ठीक है, ये किसको देख लूंगा मैं, 12 साइन टी की वजह से कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसको भी फटाफट देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सोर्स, ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स तो शॉर्ट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, और ये कितना हो जाएगा आपको 12, तो 12 एंगल 0 डिग्री है ना। तो ये मैंने काय में लिया है, ये मैंने मैक्सिमम के फॉर्म में ही ले लिया है, मतलब पीक वैल्यू के फॉर्म में ही ले लिया है, बाई √2 आरएमएस नहीं किया है। आगे चल के आप आरएमएस कर सकते हैं क्योंकि आपको करंट क्या निकालना, आरएमएस निकालना, बट अभी हमें इंस्टेंटेनियस पे पहले फोकस करना है, ठीक है। तो इसको 1 ओम, और ओमेगा कितना है, ओमेगा है 1, तो ओमेगा 1 है तो 1 हेनरी है, जे ओमेगा एल, तो जे ओमेगा, ओमेगा भी 1 है और 1 हेनरी है तो जे हो जाएगा सिंपली। तो इसका मतलब है करंट अगर देखूं मैं आई ऑफ टी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट निकलेगा, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं इंस्टेंटेनियस को बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले टोटल I2 करंट देखते हैं इसको, I2 करंट तो कितना हो जाएगा 12 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे हो जाएगा। तो I2 कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय √2 और एंगल हो जाएगा 45, ऊपर जाएगा तो -45, ठीक है। वापस इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो I2 ऑफ टी इंस्टेंटेनियस में कितना हो जाएगा 12 बाय √2, ठीक है। मल्टीप्लाई अब √2 का नहीं करना, क्यों, ऑलरेडी हमने पीक में लिया था तो ये पीक वैल्यू ही है, साइन टी माइनस 45, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। तो ये I2 करंट था। अब देखो नेट करंट अगर हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में, क्योंकि सबसे पहले हमें इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में ही लिखना है, गलती मत करना, ठीक है। I ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा आपका ये I1 प्लस I2 ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये डीसी वैल्यू है तो इट इज इंडिपेंडेंट टू द टाइम, है ना, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट 8 एम्पेयर डीसी प्लस ये हो जाएगा 12 बाय √2 साइन टी माइनस 45, ठीक है। अब ये है आपका इंस्टेंटेनियस करंट। आपको क्या पूछा, आरएमएस करंट, तो इसका अब हमें क्या निकालना है, आरएमएस। इसका आरएमएस निकालते आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, कहाँ पे बताया था मैंने, जब आरएमएस वैल्यू निकाली थी तब हमने देखा था कि किस तरीके से अगर एक डीसी और एक एसी है तो किस तरीके से आरएमएस निकलेगा, √8² प्लस 12 बाय √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, वैसे तो Vm बाय √2 का होल स्क्वायर आता है और √2 का क्या कर दिया 2 कर दिया डायरेक्टली फिर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है, प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 2 और 2 4, तो 4 दूना 4 3 12
और 2 बचे 4 छंग 24 मतलब 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 64 36 100 और निकलेगा तो 10 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आरएमएस करंट। तो इसका आंसर कितना है 10 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया? क्वेश्चन में करना क्या था आपको सारा का सारा मैं इसको उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि इसको जूम कर सके हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको एक डीसी सोर्स था, एक एसी सोर्स था, तो अलग अलग आपको अप्लाई करना है, अलग अलग करंट निकालना है। अगर आरएमएस पूछा है तो हमें इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिख के उसका आरएमएस वैल्यू निकालना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फॉर्म में नहीं निकाल के इसका आरएमएस इसका कर देंगे, तो वहां पे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको वापस से इंस्टेंटेनियस फॉर्म में जमा के फिर आरएमएस करंट निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 259, 260, 261, 262। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें सारी चीजें पूछी हुई आपको। 2 एसी सोर्सेस लगे हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के, ठीक है, और साथ में एक डीसी सोर्स भी लगा है। और यहां पर आपको 3-4 ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिससे कि पूरी की पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। ये एक तरह का मॉडल क्वेश्चन है जिसमें सारे वेरिएशन कवर है। डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वाले भी अवेलेबल है, 2 एसी सोर्सेस होंगे तो कैसे होंगे, 2 एसी सोर्स के साथ में डीसी भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। और क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछा है फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ आई ऑफ टी। इस आई ऑफ टी करंट का एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं? अभी हमने ट्रेलर देखा था, है ना, अभी पूरी पिक्चर देखेंगे इस क्वेश्चन में। यहां पे ट्रेलर देखा था हमने किस तरीके से निकाला, यहां पे हम पूरी पिक्चर देखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर क्या रीड करता है साहब? एवरेज आरएमएस क्या रीड करता है? ऑलवेज एमीटर, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर क्या रीड करते हैं? आरएमएस वैल्यू। मतलब ये एमीटर रीडिंग का मतलब है कि आपको आई ऑफ टी निकालने के बाद आई आरएमएस निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पावर कंज्यूम बाय द सर्क्यूट। ये सर्क्यूट कितना पावर कंजप्शन करेगा? जब भी बाय डिफॉल्ट पावर बोले तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन सा पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। तो मैं आपको बोलूंगा बाय डिफॉल्ट पावर का मतलब एक्टिव पावर की ही बात हो रही है, एवरेज पावर की बात हो रही है। रिएक्टिव पावर अपने मन से नहीं निकालना है। बाय डिफॉल्ट अगर पावर लिखा है मतलब कि एवरेज पावर या फिर एक्टिव पावर की बात हो रही है। ठीक है, रिएक्टिव पावर अगर उसको पूछना होगा तो लिखेगा। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है फाइंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्क्यूट। इस सर्क्यूट का पावर फैक्टर निकालना है। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 सारी चीजें निकालते हैं। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और तीनों सोर्सेस की वजह से मतलब सुपरपोजिशन, इस तरह का जो सिस्टम होगा इसको सिर्फ और सिर्फ सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा कोई अदर मेथड नहीं है। ठीक है, चलो तो यहां पे 1 बाय 1 ले लेते हैं। तो पहला ये ले लेते हैं हम लोग, ये कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 5 वोल्ट की वजह से, 5 वोल्ट डीसी की वजह से कितना करंट होगा। तो यहां पे हम क्या क्या बदल दें? यहां पे ये बदल देते हैं, इसको कर देते हैं डिसेबल। अच्छा, इंडक्टर क्या हो जाता है? इंडक्टर हो जाता है शॉर्ट। डीसी के टाइम पे जब डीसी अप्लाई करेंगे तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है? शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इंडक्टर शॉर्ट। और वोल्टेज सोर्स है दोनों के दोनों, तो ये वोल्टेज सोर्स हमने क्या कर दिए? शॉर्ट कर दिए। ठीक है, वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट कर दिए, 5 वोल्ट है। और करंट, इस करंट को हम लोग क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे हम लोग आई करंट, I1 करंट, I1 करंट बोल देंगे। तो I1 करंट कितना निकल आएगा? I1 करंट आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई एमीटर है तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 5 एम्पेयर। मतलब 5 वोल्ट बैटरी की वजह से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? 1 है। चलो ये हो गया। दूसरा, अब हम क्या करेंगे? अलग अलग सोर्सेस ले लेंगे। देखिए अब सोर्सेस में क्या, एक कॉज और दूसरा साइन है। तो मैंने बताया था आपको एसी सिस्टम पढ़ाते टाइम पे, स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस में बताया था कि जब भी कॉस और साइन हो जाए तो हमें रेफरेंस किसको लेके चलना है? कॉस को रेफरेंस लेके चलना है। तो उस टाइम पे हम लोग अगर इसको आरएमएस में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा, या आरएमएस में नहीं भी कन्वर्ट करो तो ये कर सकते हो 100√2 पीक वैल्यू एंगल 0 डिग्री। और अगर इसको आरएमएस में कन्वर्ट कर लेंगे तो बाय √2 हो जाएगा, तो √2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, है ना, तो आसान पड़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 10√2 डिवाइडेड बाय √2 आरएमएस में कन्वर्ट कर लिया इस बार। और देखो कॉस रेफरेंस अगर 0 डिग्री तो यहाँ पे डायरेक्ट 45 नहीं लेना है। डायरेक्ट 45 कब लेते हैं? सिर्फ साइन होता तो। इस बार साइन कॉस दोनों है, तो 5 - 90 मतलब 45 - 90 डिग्री, -90 डिग्री। तो ये हमारे दो अलग अलग सोर्सेस हो जाएंगे। ठीक है,
चलो तो दोनों सोर्सेस की वजह से निकाल लेते हैं फटाफट। तो कॉपी पेस्ट वापस से कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये यहां पे, चलो अब क्या हुआ, ये दोनों सोर्सेस हमने डिसेबल कर दिए, ये दोनों सोर्सेस हमने क्या कर दिए, डिसेबल कर दिए। और यहां पे ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट, ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ठीक है। चलो और क्या होगा, और कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टर, इसकी वैल्यू चेंज कर लेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे I2 करंट बोल देते हैं, इस बार क्या बोल देते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस है, तो I2 ऑफ टी करेंट, I2 ऑफ टी, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको इंस्टेंटेनियस बाद में चेंज, या एक काम करते हैं इंस्टेंटेनियस में ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको क्या करें, यहाँ पे जे ओमेगा एल, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा है 1000, ओमेगा कितना है 1000 है, तो इसका मतलब है कि जे ओमेगा एल में कन्वर्ट करना है, तो ओमेगा है 1000 और ये कितना है 1 मिली, 1 × 10⁻³ तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये सिंपली आपका जे ही रहेगा। और यहाँ पे करंट अगर मैं I2 करंट देखूं तो कितना हो जाएगा 10 एंगल 45 - 90 मतलब -45 डिवाइडेड बाय 1 + j, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका I2 √2 10 डिवाइडेड बाय √2 और एंगल क्या आ जाएगा 45 + 45 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -45 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -90 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर ले तो ये इंस्टेंटेनियस में कितना हो जाएगा I2 ऑफ टी। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर जब हमने इससे यहां पे कन्वर्ट किया था तो ये कौन सा था, आरएमएस फॉर्म था, ये सारा आरएमएस फॉर्म चल रहा है। तो अब हमें पीक चाहिए, तो आरएमएस को वापस पीक में करेंगे तो 10 √2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और रेफरेंस किसको लिया था, कॉस को, तो कॉस ओमेगा कितना है 1000 t -90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से I2 ऑफ टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पीक वैल्यू में 10 cos 1000 t -90 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा I2, ये हो गया I2, किसकी वजह से हमने निकाला, ये हमारा जो सोर्स था, ये वाला सोर्स, उसकी वजह से निकाला। अब क्या करें, इस तीसरे सोर्स की वजह से निकाल देते हैं, तीसरे सोर्स की वजह से निकाल देते हैं। तो यहां पे इसको वापस से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इस बार इसको कॉपी कर लेते हैं, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको भी डिसेबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट, ये भी हो गया शॉर्ट क्योंकि वोल्टेज सोर्स है। और इस बार यहाँ पे आप देखोगे तो जे ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 3000 है, तो यहाँ पे जे ये 3 हो जाएगा और 10⁻³ और 1000 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा करंट, इसको I3 करंट मान लेते हैं। तो I3 करंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100, ठीक है, 100 हो जाएगा 100, और एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + 3j, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका एंगल है ना, इसका एंगल और मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो I3 = कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय √1² + 3², ठीक है। और एंगल कितना आ जाएगा, एंगल आ जाएगा नॉट माइनस प्लस tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। कैलकुलेटर सभी हम लोग सॉल्व करके लिख देते हैं कि I3 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 9 और 1 तो √10 और ये ऊपर जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा -71.56 डिग्री, ये हो जाएगा। अब इसको इंस्टेंटेनियस में चेंज कर ले, इंस्टेंटेनियस में चेंज कर लेंगे तो I3 ऑफ टी, अब देखिए जब हमने यहाँ पे ये आरएमएस लिया था क्योंकि बाय √2 किया था, तो अब वापस पीक करते टाइम पे √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय √10 इंटू √2, ठीक है। और रेफरेंस क्या है कॉस ओमेगा कितना है 3000 t -71.56, तो ये अल्टीमेटली यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो I3 कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय √5, ठीक है, √5 कट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा, √5 कॉस 3000
माइनस 71.56। तो तीनों की वजह से हमने क्या करा, करंट निकाल लिया। अब क्या करेंगे, तीनों की वजह से हम लोग नेट करंट अगर निकालेंगे तो ऐड हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 बाय 1 लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो पहला क्वेश्चन नंबर 259 देखें तो इनमें सब में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड क्या हो जाएगा, देखो आई ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 ऑफ टी प्लस I3 ऑफ टी। ठीक है, तो सारी वैल्यू कॉपी कर लेते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये तो हमारा था 5, ये कितना था हमारा 5। ठीक है, ये हो गया 5। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा I2, तो ये हमारा कॉपी कर लेते हैं। तो ये कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा I2। I3 कितना है, I3 को अगेन कॉपी कर लेते हैं हम लोग। तो I3 ये हो जाएगा हमारा पूरा I3 कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हो गया हमारा I3। तो अल्टीमेटली इंस्टेंटेनियस करंट ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन हमारा फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ I ऑफ टी निकल आया है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन वापस से एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन गिवन था हमें, हमने 1 बाय 1 क्या किया, तीनों सोर्सेस लिए और तीनों सोर्सेस की वजह से किस तरीके से हमने करंट निकाला वो सारा का सारा देखा हमने। ठीक है, ये मैं एक बोर्ड पे कर देता हूं आपको ताकि अच्छे से दिख पाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो तीनों की वजह से हमने सारे करंट निकाल लिए और तीनों करंट को हमने इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिख दिया। तो 2 AC है और एक DC है। अब आपसे पूछा है फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर की रीडिंग निकालनी है अगर, तो 260 क्वेश्चन में एमीटर का रीडिंग मतलब कि इसका RMS, क्योंकि एमीटर क्या करता है, RMS निकालता है हमेशा। तो इसका अगर हम लोग RMS वैल्यू देखें तो IRMS निकाल देते हैं, तो वो कैसे निकल आएगा, वो निकल आएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बाय 2, है ना। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं बेसिक्स में। ठीक है, 100 बाय रूट 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 32.78 एम्पेयर। ठीक है, 32.78 एम्पेयर इज द RMS करंट वैल्यू। ठीक है, RMS करंट वैल्यू हमारी क्या आ गई, 32.78 RMS करंट आ गई। तो 2 क्वेश्चन हमारे फिनिश हो गए। अब क्या पूछा है, फाइंड पावर कंज्यूम बाय द सर्किट। अब देखिए पावर कंज्यूम बाय द सर्किट आपसे पूछा है, तो यहां पे RL सर्किट है, RL में एक्टिव पावर किस में जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके इंडक्टर में कोई भी एक्टिव पावर हो गया क्या, नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में होगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 261 अगर हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 261, तो यहां पे पावर पूछा है सिंपली। ठीक है, तो पावर हम क्या बोल सकते हैं, पावर लिख सकते हैं IRMS का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि एक्टिव पावर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में जाएगा। इसका मतलब 32.78 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यह आ जाएगा पावर इक्वल टू, यह आ जाएगा 1074.52 वॉट इज द एक्टिव पावर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से आपके सॉल्व हो गए हैं। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है फाइंड पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट, और यहीं पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। ठीक है, अब पावर फैक्टर पूछा है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सर पावर फैक्टर पूछा है तो एक काम करते हैं हम लोग, है ना। चलो मैं यहीं पे कर देता हूं इसी स्लाइड पे इस क्वेश्चन का आंसर भी, क्वेश्चन नंबर 262 नोट 262। ठीक है, चलो तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, पावर फैक्टर पूछा है तो सर पावर फैक्टर पूछा है तो हमें पता है कि सर आपने बताया था cos फाई इक्वल टू R बाई जेड, क्या बताया था, cos फाई इक्वल टू R बाई जेड बताया था। तो R रख देते हैं और इंपीडेंस निकाल देते हैं। अब इंपीडेंस जब निकालेंगे आप, इंपीडेंस निकालेंगे तो यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। R इंपीडेंस मतलब कि R स्क्वायर प्लस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, बट इस बार ओमेगा तो आपका क्या है, फिक्स नहीं है, अलग अलग सोर्स का अलग अलग ओमेगा है ना। cos फाई इक्वल टू R बाई जेड जब आप लगाएंगे और फिर z को निकालने के लिए R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा क्या रखेंगे, क्योंकि आपको सर्किट में ओमेगा तो अलग अलग गिवन है, 1000, 3000 और 0। तो कंफ्यूजन हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है,
क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है और ये फॉर्मूला सिर्फ किस पे अवेलेबल है? मल्टीपल फ्रीक्वेंसी पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी पे अवेलेबल है। नहीं लगेगा यहाँ पे R बाई जेड, नहीं तो मुंह उठाया R बाई जेड लगा दिया पावर फैक्टर, ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है? मल्टीपल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का केस है। तो याद है आपको, मैंने पावर फैक्टर के पढ़ाते टाइम पे 4 फॉर्मूले बताए थे और बोला था कि शुरू के जो 3 फॉर्मूले वो सिंगल फ्रीक्वेंसी पे है और मल्टी फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? मल्टी फ्रीक्वेंसी के लिए cos फाई इक्वल टू P बाय एस। P बाई एस का मतलब क्या है? P बाई एस का मतलब है एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर। एक्टिव पावर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, और यहां पे अपरेंट पावर देखें तो Vrms इंटू IRms। तो IRms भी हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ अब क्या निकालना हमें? Vrms निकालना है। Vrms निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिएगा, Vrms अगर हमें निकालना है मतलब कि तीनों सोर्सेस का वोल्टेज, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अगर हम देखें तो V ऑफ टी, 3 सोर्स 3 है वोल्टेजेस, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 5 प्लस 100√2 कॉस फलाना कितना 300 टी प्लस और कितना हो जाएगा प्लस 10√2 साइन, ठीक है, 1000 टी प्लस 45। ये हमारा ओवरऑल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। अब इसका अगर आरएमएस लेना है तो आरएमएस कितना हो जाएगा? इसका आरएमएस निकाल देंगे हम लोग, तो 5 स्क्वायर प्लस 100√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100.62 वोल्ट। क्या आ जाएगा? आपका आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू अब गिवन है, आपको सारी वैल्यू गिवन है। अब पावर फैक्टर में हम लोग रख देंगे फटाफट पावर फैक्टर के फॉर्मूले में। ठीक है, पावर फैक्टर के फॉर्मूले में अब हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos फाई, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। cos फाई इक्वल टू P कितना है? P है 1074.52। ठीक है, Vrms कितना है? V 100.62 और IRMS कितना है? 32.72। ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.326 और नेचर क्या रहेगा? लैगिंग पावर फैक्टर। क्यों? क्योंकि RL सर्किट है, इस वजह से क्या रहेगा? लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया है हमने। ठीक है, तो इसको मैं थोड़े से छोटे छोटे कर देता हूं ताकि आपको ये बड़ा नहीं लगे। ठीक है, इसको भी छोटा कर दिया हमने और इस वाले चीज को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये नोट्स में आपको प्रॉपरली विजिबल हो। ठीक है, चलो समझ में आया? तो चारों क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए। तो यहां पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाला केस था, इस वजह से पावर फैक्टर का फॉर्मूला P/S लगेगा, R/Z नहीं लगेगा। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में किस तरीके से हमने ये सब चीजें निकाली। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड था, सारी चीजें हम लोगों ने देखी। यहाँ पे मैं एक स्लाइड पे ला नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था। जितना भी ला दिया है आपके लिए सफिशिएंट विजिबल होगा। ठीक है, तो एट दिस नोट हमारे सुपरपोजिशन के लगभग सारे वेरिएशन खत्म हो गए। बस अगले लेक्चर में थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन और करवा दूंगा और उसके साथ में कुछ स्पेशल केसेस बताऊंगा जहां पे सुपरपोजिशन अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।